नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। कोरोना का डर एक बार फिर लोगों के मन में गहरा रहा है। चीन में कोरोना वायरस एक बार फिर तेजी से पैर पसार रहा है। मिल रही रिपोर्ट्स की माने तो चीन में कोरोना वायरस के मामलों में हुई वृद्धि की वजह ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BA.7 है और वहीं अब इस सब वेरिएंट ने भारत सरकार की चिंता बढ़ा दी है। अब तक BA.7 के 4 मामले मिल चुके हैं। गुजरात, उड़ीसा से इसके दो केस मिले हैं। आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र के साथ राज्य सरकारों ने एहतियात बरतनी भी शुरू कर दी है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की बैठक के बाद आज दिल्ली सरकार ने इमरजेंसी बैठक भी बुलाई और इसके साथ ही अन्य राज्य सरकारें जो है वो अब अलर्ट मोड पे आ गई हैं। पहली और दूसरी लहर ने जिस तरह देश के अंदर भूचाल मचाया था वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। कितने ही लोगों ने अपने को खो दिया था और आज एक बार फिर कोरोना ने पैर पसारने शुरू कर दिए, जिसको लेकर पूरा देश अलर्ट मोड पर आ गया है। और आपको बता दें कि फिलहाल अभी देश में स्थिति सामान्य है, लेकिन बाकी मुल्कों में ये जिस तरीके से बढ़ रहा है वो चिंता का विषय है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि इसके लक्षण क्या है, प्रभाव क्या है और क्या क्या सावधानियां हैं। देखिए, आपको बता दें कि पहला केस जो है वो 30 जनवरी 2020 को केरल में सामने आया था। पहली लहर का पीक 17 सितंबर 2020 और इस लहर में 98,000 केस सामने आए थे। 10 फरवरी 2021 से पहली लहर के कमजोर होने के संकेत मिल गए थे। वहीं अगर बात करें पहली लहर की, तो पहली लहर करीब 377 दिन तक चली थी और इसने जमकर भूचाल मचाया था। 1.8 करोड़ मामले सामने आए और 1.55 लाख मौतें भी सामने आई। हर दिन औसतन 412 लोगों की मौत सामने आई थी। वहीं अगर बात करते हैं दूसरी लहर की, तो 1 अप्रैल 2021 से 31 मई 2021 तक ये लहर चली और 61 दिन चली इस दूसरी लहर ने देश की हालत खस्ता कर दी थी। 1.60 करोड़ मामले सामने आए, जबकि 1.69 लाख मौतें हुई थीं। वहीं हर दिन औसतन 2,769 मौत सामने आ रही थी। तीसरी लहर का अगर जिक्र करें तो ओमिक्रॉन की वजह से देश में तीसरी लहर आई और इस लहर ने का प्रभाव तो कम रहा, लेकिन इसमें भी मौतें दर्ज की गई। 27 दिसंबर 2021 से इसकी शुरुआत हुई और 50.5 लाख मरीज रोजाना सामने आए और 10,465 मौतें निकलकर सामने आई। वहीं इसके बाद टीके का प्रकरण भी शुरू हुआ और टीकों ने इनकी रफ्तार को कम कर दिया था। आपको बता दें कि क्या क्या एहतियात आप बरत सकते हैं। देखिए, 2 गज की दूरी फिर से जरूरी का नियम अपनाना पड़ेगा। भीड़ में जाने से लोगों को बचना पड़ेगा। भीड़ भाड़ वाली जगह पर मास्क का भी प्रयोग करना पड़ेगा। जरूरी ना हो तो बाहर मत जाएं और बाहर निकलते हैं तो मास्क का प्रयोग जरूर करें। हाथों को भी समय समय पर सैनिटाइज करना होगा। और कोरोना के मामलों ने दूसरे देशों में फिर से इस वेरिएंट ने BA.7 ने तहलका मचा दिया है। बात अगर करें चाइना की, बात करें अगर दक्षिण अफ्रीका की, बात करें अगर अन्य मुल्कों की, यहां तक कि अमेरिका भी इस लहर से अछूता नहीं है और यहां की सरकारें भी बहुत ज्यादा अलर्ट हो गई हैं। चीन में तो इतना कोहराम मच गया है कि जो लोग हैं वो अस्पताल में उनके भर्ती होने के लिए जगह तक नहीं बची है। लोगों का इलाज जो है बाहर स्ट्रेचर तक में करना पड़ रहा है और इन्हीं सब को देखते हुए भारत सरकार एक बार फिर से अलर्ट मोड में आ गई है और राज्य सरकारों को भी एहतियाती कदम उठाने के दिशा निर्देश दे दिए हैं। आज इसी खबर पर हमारे साथ
जुड़ रहे हैं हमारे खास मेहमान डॉक्टर RS वेदी, सलाहकार है विश्व चिकित्सा संघ के। डॉक्टर मेखला चंद्रा जी हैं, सीनियर सलाहकार मेडिसिन है। देखिए सर, एक बार फिर से कोरोना का डर और कोरोना लहर की चिंता फिर से जहन में आने लगी है, और जिस तरीके से BF.7 के केस जो है वो हमारे साथी मुल्कों में बढ़ते हुए देखे जा रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस वेरिएंट को लेकर? देखिए, एक बात तो तय थी, साइंटिस्ट जानते थे, डॉक्टर्स जानते थे, स्पेनिश फ्लू भी आया, उसने महामारी फैलाई 100 साल पहले, और उसके बाद ये एक परमानेंट जो है फीचर बन गया है। उसके अगेंस्ट हमने वैक्सीन भी तैयार की है। हर साल वैक्सीन बच्चों को खास करके लगती है, अब बड़ों को भी लगती है। तो ये तो पहले से ही मालूम था कि ये जो ओमिक्रॉन या कोविड है, ये भिन्न प्रकार जो है उसमें और डिफरेंट जो मोड में ये दोबारा प्रकट होगा। तो अब आपने देखा है कि चाइना में एक ये जो BF.7 वेरिएंट जो है वो आ गया है। तो सरकार ने बहुत टाइम पे ही ये इसमें अलर्ट जारी कर दिया है, बट इसमें मैं कहता हूं कि दो तरफा जो हमें प्रहार करना बहुत जरूरी है। सरकार की तरफ से जो कोशिशें होंगी वो नाकामयाब हो जाएंगी अगर हम अपनी पर्सनल प्रोटेक्शन और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है उसको नहीं अपनाएंगे। तो जो मैं कहता हूं कि जो कल अपनाना है उसे आज अपनाएं। हम बात करेंगे आगे जाके, मेरे ख्याल में चर्चा में आएगा कितना इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है, कितना सीरियस होगा ये नहीं होगा। ये हमें जो है टाइम रहते ही ये मालूम पड़ेगा कि ये कितना सीरियस होगा, और जो पुराने वैक्सीनेशन है उसका भी कितना असर इस वेरिएंट के ऊपर, भारतीय के ऊपर ये दिखेगा। तो सबसे पहले जो जरूरी चीजें हैं कि हम पब्लिक बेसिस पे इमीडिएटली ये जो है ऐलान करें कि भाई ये वहां पर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर हमें लगाना है, और पर्सनल प्रोटेक्शन और बैरियर जो है ये सबसे जरूरी और सबसे पहला कदम है। जी। और डॉक्टर मेखला चंद्रा जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मेखला जी, देखिए ये वेरिएंट जो आ गया है इसको लेकर जो केंद्र सरकार है वो भी अलर्ट है, और राज्य सरकारें भी हैं वो एहतियाती कदम उठाने की बात कर रही है, और लगातार इसको लेकर हाई लेवल मीटिंग भी देखी जा रही है। ये BF वेरिएंट जो है ये किस तरीके से मेखला जी अलग है, अगर बात करते हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट की, जिसने पिछली लहर में काफी तहलका मचाया था? ये जो अभी वेरिएंट है इसमें इन्फेक्टिविटी जो कह रहे हैं ये लोग काफी हाई है, अभी थोड़ा प्री मैच्योर डेटा है, बट बिकॉज ऑफ इन्फेक्टिविटी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इट विल बी स्प्रेडिंग, जैसे एक इंसान 18 लोगों को अप्रोक्सीमेटली उसको फैला सकता है। उसके सिम्टम्स थोड़े इरेगुलर है, मतलब कि आपको खांसी जुकाम ना हो, सिर्फ फीवर है, जॉइंट पेन है, थोड़ा अनयूजुअल सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट कर सकता है, फीवर होना जरूरी नहीं है। पर अगेन द डेटा भी प्री मैच्योर है, तो इसका मतलब हमें क्या डरना चाहिए? आई थिंक जैसे डॉक्टर बेदी ने बोला कि थोड़ा अपना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर वापस लाना पड़ेगा। हम लोग भूल गए थे मास्क फिर से पहनने को, एंड स्पेशली अभी फ्लू सीजन है, निमोनिया सीजन है, आप दूसरी डिजीजेस को ना भूलिए। और इन सबको मिला के जो आपका ट्रिपलेट इन्फेक्शन रेट बढ़ रहा है अभी स्पेशली बच्चों में, वो इस चीज से और ज्यादा आपका सीरियस हो सकता है। तो आई वुड से कि यस, गो बैक टू वेयरिंग योर मास्क, बट डेफिनेटली अभी इसका डेटा थोड़ा प्रीमेच्योर है। थैंकफुली वैक्सीनेशन हुई हुई है हमें, तो हम फेटेलिटी रेट वी आर एक्सपेक्टिंग टू बी लोअर, बट या हम सबको राइटफुली प्रिपेयर होना चाहिए इस बारे में। बिल्कुल। देखिए RS वेदी जी, आप हमारे साथ हैं और आपसे ये सवाल का जवाब मैं लेना चाहूँगा। देखिए ये वेरिएंट को लेकर कई तरह की भ्रांतियां भी अभी तक निकलकर सामने आ रही है, और कई तरह के दावे भी किए जा रहे हैं। तमाम तरह की वादे और दावों में ये दिखाई दे रहा है कि ये जो वैक्सीनेटेड लोग हैं, जिन्होंने वैक्सीनेशन करवा लिया है, ये वायरस जो है ये उनको भी इन्फेक्टेड कर सकता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? पहली बात तो ये है, जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें जो टोटल जो बूस्टर डोज के साथ जिन्होंने वैक्सीन लगाई है वो शायद 50% से कम लोगों में ही लगी है। तो वो लोग जो है वो खास करके अभी भी पूरी तरह से उनमें प्रोटेक्शन जो है वो सामने नहीं आएगी। और दूसरी बात ये है कि अगर हम देखते हैं कि जिन्होंने पूरी डोजेज लगाई भी हैं, तो जुलाई से पहले वो सारी जो डोजेस हैं वो लग चुकी हैं। तो हमें अब ये देखना है कि इस वेरिएंट तो ये जो वैक्सीन हमने लगी है आज, उसकी जो इम्यूनिटी है इस वेरिएंट के लिए हमारे शरीरों में पूरी तरह से जो है कि नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें डरने की बात नहीं है। अगर हम एंटीबॉडी टेस्ट कराते हैं और लगता भी है कि हमारी जो इम्यूनिटी लेवल है ये
पर्टिकुलरली अगेंस्ट दिस वायरस, वो इतनी ज्यादा सामने नहीं भी आएगी तो डरने की बात नहीं है। आप डॉक्टर से सलाह लीजिए, क्योंकि इम्यूनिटी के भी कई प्रकार होते हैं, जिसे टी सेल इम्यूनिटी बोलते हैं। तो टी सेल इम्यूनिटी की जो मेमोरी होती है वो हाई होती है। तो अगर एंटीबॉडी लेवल्स किसी में कम भी पाए जाते हैं तो डॉक्टर से सलाह लीजिए। अगर जरूर समझेंगे तो डॉक्टर आपको बताएगा कि कुछ दोबारा बूस्टर लगाने की जरूरत है कि नहीं है। पर टी सेल इम्यूनिटी जो है वो डेवलप रहेगी, और हमारा ये मानना है कि वो काफी हद तक प्रोटेक्ट करेगी इस वेव के अगेंस्ट भी। देखिए, इसको लेकर एहतियात क्या क्या हो सकती है। देखिए, सिम्टम्स की अगर बात करते हैं तो सिम्टम्स लगभग मिलते जुलते देखे जा रहे हैं BF.7 में भी, जो पिछले वेरिएंट में भी देखने को मिले। और इस सिम्टम्स की, अगर इस वेरिएंट के सिम्टम्स की बात करते हैं तो इसमें भी वही सिम्टम्स लगभग देखे जा रहे हैं। ये कितना घातक हो सकता है, क्योंकि चीन में जिस तरीके से इसने उत्पात मचा दिया है, जिस तरीके से मौतों का एक लंबा आंकड़ा हमारे सामने आ रहा है, ये भारत में इसको लेकर एहतियाती कदम तो उठाए जा रहे हैं, लेकिन अगर बात करते हैं घातक होने की, तो ये कितना घातक हो सकता है सर? देखिए, ये जो है सरकारें अब काफी हद तक सशक्त हो गई हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग के द्वारा ये जो है, अब लैब्स की जो तादाद है वो भी बढ़ गई है। तो ये जीनोम सीक्वेंसिंग के दौरान हमें ये मालूम हो पड़ जाएगा कि ये जो इंडिया में जो वेरिएंट आएगा वो कितना घातक होगा, उसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो है वो कितना होगा। जरूरी नहीं है कि ये जो चाइना में जितना वो घातक हो या कम हो या ज्यादा हो, तो भारत में भी या भारतवासियों को भी उस तरह से ही ये पीड़ित करे। तो हमें ये जो सरकारें जो हैं, ये हमने पिछले जो ये महामारी के दौरान हमने काफी अपने जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कई पदर पे जाके इसको मजबूत किया है। तो हम डिफरेंट लेवल्स पे अब इसकी स्टडी करेंगे, और स्टडी की जो रफ्तार है वो इतनी फास्ट हो जाएगी कि पहले जिस तरह हम इसकी चपेट में आ गए थे, मुझे नहीं लगता है कि हम एज ए कंट्री और एज ए गवर्नमेंट हम या हेल्थ मिनिस्ट्री जो है इस तरह से एकदम वो घबरा जाएगी। अब हम तैयार हैं, मगर फिर मैं ये दोबारा दोहराऊंगा कि पर्सनल प्रोटेक्शन से ज्यादा कोई बड़ा हथियार इसके अलावा नहीं है। गवर्नमेंट को अपना काम करने दीजिए, गवर्नमेंट सशक्त है, मगर आप अगर इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बहुत ज्यादा हुआ, सीरियसनेस ज्यादा बढ़ी, जो शुरू के लोग हैं जो जिसकी चपेट में आएंगे उनको ये घातक इसमें उनमें सिद्ध हो सकता है। तो अपना प्रोटेक्शन जो है और अपने साथ वालों का प्रोटेक्शन है, इमीडिएट स्टार्ट कर दीजिए। बाकी गवर्नमेंट अपना काम करेगी, और मेरी पूरी उम्मीद है कि हम इस वेव से उस तरह से पीड़ित नहीं होंगे जिस तरह से हम पहली वेव के टाइम जकड़े गए थे। बिल्कुल। मेखला जी, देखिए, पहली वेव की अगर बात करते हैं, दूसरी वेव की अगर हम बात कर ले, तो दोनों में मौतों का आंकड़ा जो था वो काफ़ी ज़्यादा था। तीसरी लहर आई, लेकिन वो कम समय के लिए रही, लेकिन उसने भी उत्पाद मचाया। BF.7 की एंट्री देश के अंदर हो चुकी है। 4 जो है मरीज जो है अभी तक सामने आ चुके हैं देश के अंदर, और इसको लेकर राज्य सरकारें कई तरह की एहतियातें भी बरत रही हैं। हाई लेवल मीटिंग हो रही, जैसा मैंने शुरुआत में कहा। आपसे जानना चाहते हैं इस वेरिएंट को लेकर जो है, किस तरीके की चीज़ें, क्या कुछ अलग हो सकती है अन्य वेरिएंट से, क्या कुछ अलग है इस वेरिएंट में? देखिए शोभित जी, आपके चैनल के थ्रू मैं ये बताना चाहूंगी दर्शकों को कि एनिमी सेम है, उसका रूप बस डिफरेंट चेंज होता रहता है। वायरस को म्यूटेट होना ही है, दैट्स इट्स जॉब। हमारे पास वेपन्स वही हैं, एंड थैंकफुली अब हम ज्यादा वैक्सीनेटेड हैं। जब दूसरी लहर आई थी, हमारे में वैक्सीनेशन नहीं हुई थी हमारे कंट्री में इतनी, तो हमारे पास वैक्सीनेशन हुई भी है, बूस्टर डोजिंग है हमारे पास ऑलरेडी, PPE सारी उपलब्धियां हैं, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हैं, हॉस्पिटल्स वेल प्रिपेयर्ड हैं। और ये अगेन एंड अगेन मैं यही बोलना चाहूंगी, सिर्फ कोविड पे ध्यान तो देना ही है, बट हमें और विंटर डिजीजेस पे भी ध्यान देना है, क्योंकि ये जब आपकी को इन्फेक्ट होती है, जैसे हमारे पास फ्लू शॉट है, बहुत लोग फ्लू शॉट नहीं लगाते हैं, निमोनिया शॉट नहीं लगाते हैं। तो ये जो आप जब सारी वैक्सीनेशन कंप्लीट करते हैं तो आपकी बॉडी को ज्यादा इम्यून रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है। आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि ये वेरिएंट का क्या रेट है, इन्फेक्टिविटी हाई है, फेटेलिटी अभी हमें अगेन प्री मैच्योर डेटा है तो इतना नहीं पता। चाइना में इसलिए हाई है बिकॉज उसने बहुत आइसोलेशन कर दिया था, आपकी हर्ड इम्यूनिटी नहीं बनी थी उस कंट्री में। तो एटलीस्ट हमारे इंडिया में हमको कुछ एडवांटेजेस हैं, और एक्चुअली बहुत ज्यादा एडवांटेजेस हैं। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि होपफुली फेटेलिटी इतनी नहीं हो, बट हमें अपने वेपन्स को तैयार रखना है, कोविड प्रिकॉशंस लेने ही लेने हैं, एंड अपने मास्क एंड हैंड हाइजीन इनको कंटिन्यू करना ही है। इसके अलावा आपके पास और उपाय है नहीं। देखिए मेखला जी, अब जिन्होंने फर्स्ट या सेकंड डोज भी लगवा लिया है और फिर बूस्टर डोज
की बात कही गई, सरकारों के द्वारा बूस्टर डोज लगवाने की बात कही गई, अगर उसका आंकड़ा उठा के देखते हैं तो वो काफ़ी कम रहा कंपेयर करें अगर फर्स्ट और सेकंड डोज की। तो ऐसे में क्या वाकई चिंता का विषय है जिन्होंने बूस्टर डोज नहीं लिया है, और ये निकल कर बात सामने आ रही है कि जिन्होंने वैक्सीनेशन करवा भी लिया है उनके लिए भी ये वायरस जो है वो समस्या खड़ी कर सकता है? जी बिल्कुल, ये जो वायरस है इसने अपने आप से म्यूटेट किया है। हमें नहीं पता कि जो हमारी वैक्सीन है उससे अब कितनी रेजिस्टेंट रह गई हैं, हमने कब लगाई थी, उसकी इम्यूनिटी फॉल हो गई है कि नहीं। काफी लोगों ने बूस्टर इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि फर्टिलिटी रेट ऑफ कोविड अल्टीमेटली गिर गया था। तो वो डर जो होता है, वो डर जो सेकेंड लहर के बाद था, वो खत्म हो गया। तो बट आई वुड स्टिल रेकमेंड कि प्लीज पेशेंट्स को बोलिए, आप प्लीज अपने डॉक्टर से डिस्कस करिए कि आप बूस्टर डोज लगा सकते हैं कि नहीं। डॉक्टर, जैसे डॉक्टर बेदी ने मेंशन किया, आप अपनी बाकी वैक्सीनेशन कंप्लीट करिए। हमारे पास यही हथियार है, इसलिए अभी अगेन द डेटा इज प्रीमेच्योर इन टर्म्स ऑफ फेटेलिटी। अभी तक कोई रिपोर्टेड नहीं, एटलीस्ट इंडिया में, बट हमें इसके लिए प्रिपेयर जरूर रहना है, जो कि हमारी सरकार एंड हॉस्पिटल्स एंड डॉक्टर्स कर रहे हैं। तो आप अपना भी उस पे टेक योर ओन इनिशिएटिव आल्सो। जी वेदी जी, देखिए बात हमने कर ली इसके, ये किस तरीके से असर कर रहा है, क्या इसके नतीजे हो सकते हैं, तो उतनी अभी चिंता की बात फिलहाल जैसा आप दोनों ने बताया वैसा तो नहीं है। लेकिन फिर भी एक बात ये है कि लोगों को इस वेरिएंट से बचने के लिए, जैसा आपने शुरुआती में जिक्र किया था, थोड़ा सा ब्रीफ करके बताइए कि किस किस तरीके से लोग अपना बचाव कर सकते हैं, क्या क्या वो एहतियाती कदम है जिसके जरिए लोग इस वेरिएंट से अपने आप को बचा सकते हैं। सबसे पहले तो अपना इम्यून स्टेटस जो है वो जो है उसमें सुधार लाना पड़ेगा। खास करके जो एल्डरली पॉपुलेशन है, जो इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड पॉपुलेशन है, उनमें ये है, डर है कि ये उसके थ्रू ये बढ़ सकता है, उनमें ज्यादा देर तक ये शरीर में रहता है और उससे वो म्यूटेट करता है और उससे वो कई बार ज्यादा घातक भी, जो एक नॉर्मल एक वायरस शुरुआत में दिखाई देता है, वो बाद में जाके वो खतरनाक भी हो जाता है। तो एक तो इम्यून स्टेटस में वैक्सीन का रोल है, दूसरा इम्यूनिटी बूस्टर्स जो है, जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, आप सन में थोड़ी देर अपना समय बताइए, और खास करके जो अब बचे हैं, जो जैसे डॉक्टर मेघना ने बहुत अच्छी बात की कि जो आजकल के फ्लू का सीजन है, वायरल का सीजन है, तो कोई भी बीमारी अगर आपको ग्रस्त करती है, खास करके आप अगर क्रॉनिक डिजीजेस से पीड़ित हैं, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या किसी को कैंसर या कोई किडनी की प्रॉब्लम है, तो उनमें इम्यून स्टेटस जो है वो कम हो जाएगा। तो अपने विटामिन डी लेवल और ये सब कुछ है, डॉक्टर की सलाह के साथ आप ये देखिए कि वो आप पे पूरी तरह से आप सशक्त हो इसको लड़ने के लिए। और मैं ये समझता हूं कि जो पुराने जो मूल मंत्र थे कि भी आपने मास्क पहनना है, 3 प्लाई का मास्क पहनना है, ये जरूरी है। हम चुन्नी ओढ़ लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, तो एप्रोप्रिएट मास्क जो है वो सबसे बड़ी जरूरी है। हम अक्सर ये देखा गया है, मैं 1 सेकंड लूंगा इसके ऊपर, मास्क पहनना जो है वो किस तरह से पहनना है, वो उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो आपको समझनी पड़ेगी। हम मास्क पहनते हैं, 3 प्लाई का मास्क होना चाहिए या N95 मास्क होना चाहिए, और आप जो मास्क पहनते हैं उसका टाइट मास्क पहनना चाहिए, जो सांस है वो मास्क के थ्रू अंदर आए और अंदर बाहर छोड़े। हम क्या करते हैं, लाइट करते हैं, नाक के ऊपर हम मास्क वहां से सरका लेते हैं, तो जो सांस लेते हैं वो नाक से जा रहा है, तो वो मास्क का कोई फायदा नहीं हुआ। दूसरी बात यह है सोशल डिस्टेंसिंग, ऑफ कोर्स, हैंड सैनिटाइजेशन, और पब्लिक प्लेसेस पे जो जहां पर हम खास करके इंडोर जो लोग बहुत रहते हैं, वहां पर देखा गया था कि इंडोर जगहों पे, ऑफिसेस में, रूम्स में, क्लासरूम्स में ये ज्यादा बढ़ रहा था। तो अपनी खिड़कियों को खोल के रखिए, कमरों में हवा आनी चाहिए, ऑक्सीजन की मात्रा अगर कमरों में ज्यादा होगी तो ये भी जो है वो वायरस को कम करने में सहायक सिद्ध होगी। बिल्कुल बिल्कुल। मेघला जी, देखिए मौसम चेंज हो रहा है, एक सवाल यहाँ से भी निकलता हुआ देखा जा रहा है कि मौसम भी चेंज हो रहा है, और जो कफ और कोल्ड की शिकायत लगभग हर दूसरे व्यक्ति को है, और ऐसे में BF.7 की एंट्री हो रही है देश के अंदर। क्या ये चिंता का विषय है? क्या जो लोग इससे इन्फेक्टेड है, क्या उन पर ये और ज्यादा घातक तरीके से हमला कर सकता है? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि जो हमारी टेस्टिंग है वो अभी BF.7 को पकड़ नहीं पा रही है। तो इट इज हार्ड टू से कि अगर आपको कफ एंड कोल्ड है कि वो आपको वेरिएंट कैच हो गया कि नहीं हो गया, या आपको रेगुलर जो विंटर कोल्ड एंड कफ है। बट इससे इन एडिशन टू डॉक्टर बेदी जो उन्होंने बोला, बिल्कुल आई वुड
सेकंड दैट। और उसमें ये भी है कि अभी जैसे विंटर गैदरिंग हो रही है, क्रिसमस पार्टीज आ रही हैं, आपकी न्यू ईयर्स आ रहे हैं, उसमें आप ये प्लीज ये ध्यान दीजिए कि इफ यू आर सिक प्लीज बी रिस्पॉन्सिबल इनफ कि आप उसको ना अटेंड करें, आप अपने गैदरिंग्स को अवॉइड करें, सोशल गैदरिंग्स को। हम सबको मेंटल फिटीग हो चुकी है मास्क पहन पहन के, बट अगेन मे बी इट्स टाइम टू डू दैट वन मोर लास्ट टाइम होपफुली। बट उसके अलावा दिस इज द वन जो आपको सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन देगा। प्रोडक्शन देगा, और प्रोडक्शन लोगों को लेनी भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ये जो वेरिएंट है वो तहलका मचा रहा है दूसरे मुल्कों में। भारत की अगर स्थिति की बात करें तो अभी चिंता की बात उतनी नहीं है जितनी अन्य मुल्कों में है, और इसी के लिए सरकारें, जो हमारी सरकारें हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, वो लगातार एहतियाती कदम उठा रही हैं और इस बात का वो जिक्र कर रही हैं कि आप घर से भी निकलिए तो 2 गज की दूरी को अपनाइए और मास्क का प्रयोग जरूर कीजिए। देखिए बेदी जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। बेदी जी देखिए, तमाम तरह की अटकलें भी लग रही हैं और तमाम तरह की भ्रांतियां, जैसा मैंने जिक्र पहले किया था, भ्रांतियां भी उड़ाई जा रही हैं कि ये वायरस ऐसा हो जाएगा, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। एग्जैक्ट बात क्या है इस वायरस को लेकर? जैसा कि अभी तक पूरी तरीके से जो क्लियर डेटा है वो हमारे पास निकल कर नहीं आ पाया है, लेकिन आपने जितना समझा है, आपने इस वायरस को जो अभी तक दूसरे मुल्कों में ये उत्पाद मचा रहा है, जितना आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, जितना समझा होगा, आपके नजरिए से जानना चाह रहा हूं कि ये वायरस कितना ज्यादा प्रभावी ढंग से जो है लोगों को मुश्किल में डाल सकता है। देखिए, डॉक्टर मेघना ने शुरुआत में ही ये बहुत साफ कर दिया था कि अभी का जो डाटा है भारत वासियों के लिए वो प्रीमेच्योर एक डाटा है। अभी हम इस किसी निष्कर्ष पे पहुंच ही नहीं सकते कि ये हमारे इंडिया के जो लोगों हैं उनको किस तरह से ये पीड़ित करेगा। तो ये जो सरकार की जो साइंटिफिक लैब्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं और डॉक्टर्स मिलके ये जब स्टडी करेंगे, जैसे जैसे ये वायरस जो है वो ज्यादा दिखाई देगा हिंदुस्तान में, तो वो जीनोम सीक्वेंसिंग के द्वारा उसके कई जो फैक्टर्स हैं वो सामने आएंगे। तो मैं समझता हूँ अगले 2 या 3 हफ्ते में हमें ये सिचुएशन काफी हद तक क्लियर हो जाएगी। पर मैं फिर यहाँ पर यही दोहराना चाहता हूँ कि जो पहले के जो लोग हैं इसकी चपेट में आ जाएंगे। जब तक हमें पूरी तरह से मालूमात नहीं है कि ये जो वायरस है ये कितना घातक होगा, कितना तेज बढ़ेगा, तो उनको वो जो पीड़ित हो जाएंगे उनमें मौत की दर ज्यादा होने की खतरा है। तो मेरी अगेन आपके माध्यम से ये मैं गुजारिश करूंगा सब लोगों से कि प्लीज जो अपना काम करना है, आप सबसे बड़ी प्रोटेक्शन जो है वो आप खुद ही कर सकते हैं। कोई वैक्सीनेशन, कोई गवर्नमेंट, कोई हॉस्पिटल, कोई डॉक्टर जो है आपकी सहायता नहीं कर सकता जितनी सहायता आप कर सकते हैं। तो मेरा ये आपसे आग्रह है कि आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर आज से शुरू कीजिए, अपना बचाव कीजिए, अपने परिवार का बचाव करिए, अपने सगे संबंधियों का बचाव अपना उनका भी ध्यान रखिए, ताकि ये जो है आगे बढ़े ही ना। बैरियर जहां पर हम इसको लगा देंगे वहां पर रोक लेंगे और ये वैक्सीन से भी ज्यादा कारगर सिद्ध होगा। जी बिल्कुल, आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर आर.एस. बेदी जी, डॉक्टर मेघना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित ही तौर पर कह सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरी है, जैसा कि ये दोनों हमारे विशेषज्ञों ने, डॉक्टरों ने जैसा कि जानकारी दी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप घर से निकलिए तो पूरे एहतियात के साथ निकलिए, पूरी जो है सुविधाओं के साथ में निकलिए, सैनिटाइज़र लेके निकलिए, मास्क का प्रयोग कीजिए, 2 गज की दूरी जो बहुत ज़रूरी है उसका पालन करिए। देखिए, चिंता इसलिए भी बढ़ गई है कि भारत में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद पाबंदियां ना लगा दी जाए, वरना भारत में जीवन एक बार फिर से अस्त व्यस्त हो जाएगा। केंद्र सरकार ने एक हाई लेवल मीटिंग कर लोगों को मास्क लगाने और कोरोना के नियमों की पालन करने की सलाह भी दे डाली है और ये बहुत ज़रूरी है। अभी किसी तरह की पाबंदियों का ऐलान फिलहाल तो नहीं किया गया है, लेकिन पड़ोसी देश चीन में लगातार कोरोना से बिगड़ रहे हालातों ने भारत की चिंता जरूर बढ़ा दी है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि ऐसे में जरूरी यही है कि हम सभी जब भी घर से बाहर जाएं तो मास्क जरूर पहने और सुरक्षित रहें। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।